खत्म किया जा सके, ठीक है ना। तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जिसका जो नाम सबका स्वागत। जल्दी से आ जाइए बच्चा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मेरा हेलो सर जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू पंटू जी। चलो, नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी का स्वीकार प्रणाम। आई एम न्यू सर। कोई बच्चा था, नाम निकल गया बच्चा, ठीक है ना। चलो, तो कल आप लोगों के सेटा के एग्जाम थे, रात में बैठ के मैंने पेपर को देखा। आप लोगों से एक बात कहें तो आप लोग एक मान लीजिए कि पिछले साल के पेपर को अगर इस साल के पेपर से कंपेयर किया जाए तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। जमीन आसमान का फर्क कहने का मतलब पूरी तरीके से पेपर को रोटेट कर दिया गया है। पिछले साल पेपर जितना ही आसान रहा होगा उससे उतना ही टफ पेपर कल का पेपर था, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो जैसे हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, सारे टॉपिक को टच कर रहे हैं, उसको एक बार जरूर देखते रहिए आराम से। प्रणाम बच्चा। और जो गेस्ट क्वेश्चन है वो तो कर रहे हो रही, लेकिन लिखने पे और फिगर पे प्रैक्टिस करो। बगैर फिगर के आंसर बोर्ड एग्जाम में मत लिखिएगा। इस बार के पेपर आप लोगों के आपके लेवल के होंगे, 12th लायक। इस चीज़ का एकदम विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना बच्चा। तो जीव विज्ञान में फिगर के 7 क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिएगा, तब जाके वो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन होगा या 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो पूरे नंबर देगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है बच्चा। पेपर अच्छा गया, अच्छी बात है दिव्या कुमारी जी, पर आप कोशिश कीजिएगा कि आप फिगर के 7 क्वेश्चन लिखने की आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। चलो बच्चा, प्रणाम स्वीकार। चलो करते हैं अब क्लास को स्टार्ट, ठीक। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सीधे पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। कल हम लोगों ने परागण किसे कहते हैं इस क्रिया का वर्णन करने के लिए पूरी तरीके से पढ़ा था, जिसमें स्वपरागण और परपरागण भी पढ़े थे। ये परिभाषाएं लिखी गई थी। जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। लेकिन कभी कभी यह क्रिया अपने ही पौधे में लगे किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर होती है तो इसे सजातीय पुष्परागण कहते हैं। और जब यह क्रिया 2 पौधों के बीच में होती है तो उस क्रिया को क्या कहते थे? परपरागण कहते थे। फिर जंतु परागण की विधियां पढ़े थे। पक्षी द्वारा परागण अर्निथोफिली, घोंगे द्वारा मेलकोफिली, चमगादड़ द्वारा कीरोप्टेलोफिली, कीट द्वारा एंटमोफिली, कुछ इस तरीके से पढ़े थे। तो बच्चे जब तक लाइव आ रहे हैं तब तक थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। विपुंसन किसे कहोगे? स्वपरागण की क्रिया को रोकने के लिए जब पुष्प के नर जनन अंग को पौधे से काटकर अलग कर दिया जाता है तो इस क्रिया को विपुंसन कहते हैं, जिसके कारण इन पौधों में स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाती है। यहां से एंथर को क्या किया? अलग कर लिए। चलिए बच्चा, आगे फिर लिखा है भ्रूणकोश में परागनली कितने विधियों द्वारा प्रवेश करती है? 3, पोरोगैमी, मीजोगैमी, चलाजोगैमी। बीजांड द्वार प्रवेशी, मध्य भाग प्रवेशी और निभागा द्वार प्रवेशी से, ठीक। ये तीनों की परिभाषाएं। जब वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय से होता हुआ परागनली वो बीजांड द्वार से जाता है तो पोरोगैमी, मध्य भाग से जाता है तो मीजोगैमी या मध्य भाग प्रवेशी, और चलाजा वाले भाग से जाता है तो निभागा द्वार प्रवेशी, ठीक है ना। चलिए, कोई बात नहीं, जल्दी से, लेट नहीं हुआ है, रिवाइज ही हो रहा है। त्रिसंलयन कैसे कहते हो? जब भ्रूणकोश में उपस्थित द्वितीयक केंद्रक एक नर युग्मक के साथ जुड़कर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है जो भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है तो इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। जबकि एक दूसरा नर युग्मक अंड कोशिका के साथ जुड़कर युग्मनज का निर्माण करता है तो इस क्रिया को सत्य निषेचन कहते हैं। और जब एक ही भ्रूणपोष में निषेचन की क्रिया एक ही समय पर 2 बार हो तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं, ठीक है ना। इसकी खोज किसने की थी? नवाशीन ने। कब? 1898 में। भ्रूणकोश के निर्माण की क्रियाविधि पूरी तरीके से पढ़ो। एंडोस्पर्म कैसे बनता है? जब 2 ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिलकर द्वितीयक केंद्रक बना है, जिससे एक नर युग्मक जुड़ता है तो जुड़ने की प्रक्रिया बनता है भ्रूणकोश। और पुष्प निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन, पुष्प के बाह्य दल और दल पुष्प के साथ जुड़े होते हैं या सूखकर गिर जाते हैं। अंडाशय से फल का निर्माण होता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। कभी कभी पुष्पासन अंडाशय के चारों ओर उपस्थित हो जाता है, जिससे क्या होता है कि उसका खाने योग्य भाग क्या हो जाता है? थैलमस। इसलिए उसको हम लोग कहते हैं असत्य फल। तो कल यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे आवृत बीजी पौधों का जीवन चक्र, जो कि एक लॉन्ग आंसर है, आप लोगों से पूछता भी है। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? आवृत बीजी पौधों का जीवन चक्र, ठीक ना। बिल्कुल मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे। अभिषेक भारती जी, ठीक है। अभी फिलहाल जो आपके हाथ में है क्वेश्चन, तो आपके बनाने के हाथ में नहीं है बच्चा, तो उस पर छोड़ दीजिए, ध्यान लगाना। अभी आप फोकस करिए किस पे? अपने जो पढ़ रहे हैं उस पे। तो हेडिंग डालते हैं आज का पहला, आवृत बीजी पौधों का, आवृत बीजी पौधों का जीवन चक्र, पौधों का जीवन चक्र, जीवन चक्र, आवृत बीजी पौधों का जीवन चक्र। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना, आवृत बीजी पौधों का जीवन चक्र। और जैसे ही इसको स्टार्ट करिएगा आराम से इसको पढ़ के समझ के खत्म कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहां से? आवृत बीजी पौधों से, ठीक है ना। बच्चा वही बात तो हो रही है, क्वेश्चन पूरी तरीके से मोनू जी एकदम मॉनिटर कर दिया गया है। पिछले साल का जो लेवल था आपके बोर्ड एग्जाम का, इस साल का जो बोर्ड एग्जाम का लेवल होगा, मुझे नहीं लगता कि पिछले साल से मैच भी करेगा, उससे हाई स्टैंडर्ड लेके जाएंगे सब, ठीक है ना। क्योंकि जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें मैंने देखे, वो क्वेश्चन इतने ही बेहतरीन ढंग से छाटा गया है कि अलग अलग एग्जामों से उठाए गए हैं, ठीक है ना बच्चा। चलो अभी फिलहाल देखा जाए इसको, ठीक।
हाँ, आवृत बीजी पौधों का जीवन। तो आवृत बीजी पौधों के जीवन काल में बच्चे क्या पाया जाता है? पुष्प पाया जाता है, ठीक। और पुष्प में जो मुख्य जनन अंग होते हैं, एक होता है नर जनन अंग जिसको हम लोग कहते हैं क्या? पुमंग, और एक होता है मादा जनन अंग जिसको कहते हैं हम लोग स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर, ठीक। पुमंग के अंदर क्या पाया जाता है? पराग कोश, पराग कोश पाया जाता है। एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक। और स्त्री केसर के अंदर पाया जाता है अंडाशय। क्या पाया जाता है? अंडाशय। और अंडाशय के अंदर क्या होता है बच्चा? बीजांड। क्या होता है? बीजांड होता है। अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड। परागकोश के अंदर होता है सूक्ष्म बीजाणुधान, या परागधान भी लिख सकते हो, परागधानी होता है। कितनी संख्या होती है परागधानियों की? तो परागधानियों की संख्या होती है 4। और बीजांड के अंदर होता है भ्रूण कोश। क्या होता है? भ्रूण कोश, ठीक। परागधान के अंदर जो क्रिया होती है उसको कहते हैं हम लोग सूक्ष्म बीजाणु जनन। क्या कहते हैं? सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, आराम से याद भी हो जाएगा। क्या कहते हैं? सूक्ष्म बीजाणु जनन। जबकि भ्रूणकोश के अंदर जो क्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ बीजाणु जनन कहते हैं, दीर्घ बीजाणु जनन। सचित्र वर्णन कहा, एकदम जीवन चक्र उसका हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। एकदम आराम से पढ़िए, ठीक है ना। हाँ, जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं सारे क्वेश्चन आंसर सब लोग सही कर रहे हैं, ठीक है ना। आवृत बीजी किसे कहते हैं? ऐसे पौधे जिनके जीवन काल में कभी ना कभी पुष्प का निर्माण होता है, उन्हें आवृत बीजी पौधे कहते हैं बेटा, ठीक है। चलो, सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया में क्या बनता है? पराग कण बनते हैं। क्या बनते हैं? पराग कण। इनका अन्य नाम नर युग्म कोद्भिद भी होता है, ठीक है ना। और दीर्घ बीजाणु जनन की क्रिया में क्या बनता है? अंड कोशिका बनती है, अंड कोशिका बनती है। और साथ ही इसके साथ बनते हैं 2 ध्रुवीय केंद्रक। कितने? 2 ध्रुवीय केंद्रक। प्रतिमुख कोशिका भी बनती है, पर यहां पर जिसका कार्य है केवल उसी को पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। क्या बनते हैं? 2 ध्रुवीय केंद्रक। अब परागकण के इनमें 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका। परागकण के जनन कोशिका से, जनन कोशिका से बच्चा क्या बनते हैं? 2 नर युग्मक बनते हैं, 2 नर युग्मक बनते हैं, ठीक। क्या बनते हैं? 2 नर युग्मक, ठीक। अब यहां से आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या होगा? इसमें से एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका, एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका आपस में जुड़कर क्या बनाएगा? युग्मनज। क्या बनाएगा? युग्मनज। इसको क्या कहते हैं? युग्मनज। और जो ध्रुवीय केंद्रक है बच्चा, ये ध्रुवीय केंद्रक, ये दोनों सबसे पहले बदलते हैं किसमें? द्वितीयक केंद्रक में, द्वितीयक केंद्रक में, द्वितीयक केंद्रक में, ठीक। और द्वितीयक केंद्रक और दूसरा नर युग्मक, क्योंकि 2 नर युग्मक थे, द्वितीयक केंद्रक और दूसरा नर युग्मक, ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं प्राथमिक, प्राथमिक भ्रूणपोष। एकदम स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। भ्रूणपोष केंद्रक क्या बनाते हैं? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और जो बदलता है किसमें? भ्रूणपोष में। और ये भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक को कहते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष। एक को कहते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष, और एक को कहते हैं हेलोबियल, हेलोबियल भ्रूणपोष, ठीक। और युग्मनज से फिर क्या बनेगा बच्चा? चलो, किस कलर से लिख रहे थे? ग्रीन कलर से। युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण। और यह दोनों संरचनाएं फिर आपस में जुड़कर क्या बनाएंगी? बीज। और बीज अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरण के द्वारा, अंकुरण के द्वारा फिर बना लेगा क्या? आवृत बीजी पौधा। क्या बना लेगा? आवृत बीजी पौधा। फिर उसमें पुष्प आएगा और फिर ये क्रिया लगातार क्या होगी? चलती रहेगी। और इसी क्रिया को हम कहते हैं आवृत बीजी पौधे का जीवन चक्र। बात समझ में आ गई? भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर अभी सब जानेंगे, उसको लेकर परेशान मत रहिए, ठीक। चलिए बताइए, ये बात समझ में आ गई हो तो बताओ। आप सुनो, यहाँ पे सबसे जरूरी चीज, यहाँ निषेचन हो चुका है और यहाँ सूक्ष्म बीजाणु जनन के बाद निषेचन नहीं हुआ है। तो निषेचन के पहले की अवस्था अगर इतनी बात की जाए, कितनी? इसकी सूक्ष्म बीजाणु जनन, ठीक है ना, इतने दूर की अवस्था की बात की जाए तो इतने दूर की अवस्था को बच्चा हम लोग कहते क्या है?
युग्म कोद्भिद अवस्था कहते हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या हमेशा आधी होती है, मतलब इसमें जितने भी नाम यहाँ पे लिखे होंगे यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या हमेशा क्या होगी, आधी होगी। द्विनिषेचन पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा दिया गया बच्चा, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको जाके। तो इसे क्या कहोगे, युग्म कोद्भिद अवस्था, युग्म कोद्भिद अवस्था। और ये हमेशा क्या होती है, अगुणित होती है, ये हमेशा क्या होती है, अगुणित होती है। ठीक, युग्म कोद्भिद अवस्था हमेशा कैसी होती है, अगुणित होती है। जबकि इसे कहोगे बीजाणुद्भिद अवस्था, क्या, बीज बनने वाला, बीजाणुद्भिद, बीजाणुद्भिद अवस्था, बीजाणुद्भिद अवस्था। और ये हमेशा कैसी होती है, द्विगुणित होती है, मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या हमेशा कैसी होगी, दोगुनी होगी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। तो इधर जितने भी नाम आएंगे इस लाइन के सब 2n वाले होंगे, सब द्विगुणित होंगे। और इसके नीचे जितने भी नाम होंगे सब के सब क्या होंगे, अगुणित होंगे। किसको छोड़कर, द्विगुणित वाले, ये द्वितीय केंद्रक को छोड़कर, किसको छोड़कर, ये एक अपवाद आ जाएगा बीच में, इसको छोड़कर। तो अगर पूछेगा कि आवृतबीजी पौधों का जीवन कर, हाँ कॉपी में ऐसे बनाना पड़ेगा बच्चा, जो भी नाम है सोनू जी आपका, आगे कुछ लिखा है। अगर पूछेगा आवृतबीजी पौधों के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आवृतबीजी पौधों का जीवन चक्र ये रहा पूरा, पूरे जीवन काल में ऐसी 2 अवस्थाएं हैं, एक बीजाणुद्भिद, एक युग्म। तो ये क्या है, आवृतबीजी पौधों का क्या है बच्चा, जीवन चक्र। तो ये बनाना पड़ेगा आपको, जीवन चक्र। और अब आपका मेहनत करने की बारी आई। ठीक, ये आवृतबीजी पौधों का क्या है, जीवन चक्र। और ये हो जाएगी उसकी थियरी कि आवृतबीजी पौधों के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो वो फिगर। और ये लिखना कि आवृतबीजी पौधों के जीवन काल में कभी ना कभी पुष्प का निर्माण होता है। पुष्प के नर जनन अंग को पुमंग तथा मादा जनन अंग को स्त्री केसर कहते हैं। पुमंग के अंदर परागकोश उपस्थित होता है जिसमें लघु बीजाणु जनन की क्रिया द्वारा परागकणों का निर्माण होता है, जबकि मादा जनन अंग के भ्रूणकोश में दीर्घ बीजाणु जनन की क्रिया द्वारा अंड कोशिका का निर्माण होता है। परागकण परागण की क्रिया के द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागनली का निर्माण करता है, जिसमें दोनों नरयुग्मक भ्रूणकोश में प्रवेश करने के पश्चात दोहरा निषेचन की क्रिया होने के पश्चात भ्रूण तथा बीज का निर्माण करते हैं, जो पुनः अंकुरण की क्रिया द्वारा आवृतबीजी पौधों में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, जिसे युग्म कोद्भिद तथा बीजाणुद्भिद अवस्था कहते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी थियरी, ये हो जाएगी आपकी थियरी। तो अगर आप लोगों को आवृत, हाँ लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरी तरीके से 5 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर आपको अगर ये फिगर बनाएंगे तो उसमें 3 नंबर देगा, और 2 नंबर अगर आप ये लिखेंगे तो दोनों को जोड़ के 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप फिगर बना के खाली छोड़ देंगे तो 3 नंबर मिलेगा, खाली लिख के छोड़ेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। ठीक है ना, चलो बच्चा बताओ, बात समझ में आ गई हो तो बताओ। ये क्वेश्चन अच्छे से अगर समझ में आ गया हो तो बच्चा बता दीजिए, बताइए। आज ये लास्ट चैप्टर क्लास है इस चैप्टर का। हाँ ये रेखा चित्र है, कोई दिक्कत नहीं है। सचित्र भी कहेगा तो जहां सचित्र वर्णन अगर कहेगा बच्चा तो जहां, कहाँ गया, तो जहां जहां ये नाम लिखे हो तो वहां पर क्या करेंगे, इसका फिगर बना दोगे, जैसे अंडाशय का, बीजांड का, भ्रूणकोश का, दीर्घ बीजाणु जनन की क्रियाविधि का, इस तरीके से। ठीक सर, ऐप में वीडियो ऑटो रोटेट नहीं होता है। अच्छा चलिए बेटा, अब वो तो एप्लीकेशन जो बनाते हैं बच्चा वो जानेंगे। ठीक है ना, यस सर, क्लियर क्लियर है सर। एग्जाम के बाद बुक लॉन्च करेंगे क्या, नहीं प्रिंस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, उभय मिश्रण। देखो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो 2 नंबर में पूछते हैं, और इसको सीधे हेडिंग वाइज ही समझने की कोशिश कीजिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है ना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना बच्चा, इसको पूरा हेडिंग के साथ ही पढ़ने की कोशिश करो। कोई बात नहीं, बहुत बड़ा हो जाता है बच्चा, आपको 3 ही लॉन्ग आंसर लिखना है ना, ऐसा थोड़ी कि सारे लॉन्ग आंसर हैं तो समय चला जाएगा। 3 लॉन्ग आंसर लिखने में आपको 1 घंटा ले लीजिए, तभी आपके 10 क्वेश्चन बचेंगे सब्जेक्टिव के, जो सब लघु उत्तरी हैं उसमें 1 घंटा ले लीजिए, छोटे छोटे लिखने होंगे 2 घंटा हो गया। ऑब्जेक्टिव आपको करने में 40 से 45 मिनट हो गया, 2.5 घंटा हो गया, फिर भी 1 घंटा है आपके पास। तो आप 3.5 घंटे का पेपर क्या चाह रहे हैं कि 2.5 घंटे में करके बैठ जाए, और वो भी छोटा छोटा लिख के नहीं, पूरा समय लेके आराम से इत्मीनान से लिखिएगा बच्चा। ठीक है ना, कोई बात नहीं बच्चा। मनीष यादव जी ठीक। चलो आदित्य जी, आप तो वही कहानी है कि आप एक सैनिक हैं पर आपके पास बंदूक नहीं है, तो आपको अगर पढ़ना है, पेपर में लिखना है तो फिगर तो बनाना ही पड़ेगा बच्चा। ठीक है ना, चलिए ठीक है। अमर कुमार जी आपकी बात मानते हैं। लिखा है आवृत बीजी, देखो शुरुआत ही थोड़ा सा मिस हो गया है, मात्रा खाली, आवृत आवृत, ठीक है ना, और कुछ नहीं लिखा। चलो आवृत बीजी, चलिए अब इसको पढ़ते हैं। लिखा है आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय संयुग्मन या निषेचन की क्रिया होती है, जिसमें नर तथा मादा जनन कोशिकाएं आपस में क्या होती हैं, मिलती हैं। नर तथा मादा जनन कोशिकाएं आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करती हैं। यह क्रिया उभय मिश्रण कहलाती है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है, जो बीज में परिवर्तित होकर पुनः आवृत बीजी पौधे का निर्माण करता है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी आवृत बीजी पौधे होते हैं उनके जीवन काल में कभी ना कभी क्या होगा, पुष्प होगा। क्या होगा, पुष्प। और पुष्प में क्या होगा, मादा जनन अंग, जिसके अंदर क्या होगा, भ्रूण कोश होगा, भ्रूण कोश होगा।
और भ्रूण कोश में क्या पाया जाता है, एकदम आराम से सुनो, अभी देखो याद हो जाएगा। एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं, 2 ध्रुवीय केंद्रक और 3 प्रतिमुख कोशिका। ये तीनों क्या है, प्रतिमुख कोशिका। प्रतिमुख कोशिका है, क्या है, प्रतिमुख कोशिका है। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई, प्रतिमुख कोशिका। इन दोनों को क्या कहेंगे, और हमेशा इसमें कैसे होंगे, अगुणित होंगे। इसको कहोगे ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक क्या कहेंगे, ध्रुवीय केंद्रक। ये भी कैसा होता है, अगुणित होता है। इसको क्या कहोगे, अंड कोशिका। क्या कहेंगे, अंड कोशिका। और अंड कोशिका भी कैसी होगी, अगुणित होगी। और इन दोनों को क्या कहोगे, ये दोनों जो है सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। और ये भी कैसे होंगे बच्चे, अगुणित होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। और निषेचन के पश्चात परागण के पश्चात इसके अंदर यहां पर क्या पहुंचते हैं, 2 नर युग्मक पहुंचते हैं। क्या पहुंचते हैं, 2 नर युग्मक पहुंचते हैं। और युग्मक हमेशा कैसा होता है, अगुणित होता है। तो कह रहा है कि उभय मिश्रण किसे कहोगे, कह रहा है लैंगिक जनन की क्रिया के समय क्या होता है कि जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक के साथ जुड़ता है, और जुड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। मतलब एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ जुड़ता है। यहाँ पर जो अंड कोशिका थी और 2 सहायक कोशिकाएं थी, यहाँ 2 ध्रुवीय केंद्रक वैसे के वैसे हैं, और यहाँ 3 प्रतिमुख कोशिका वैसे के वैसे है। और दूसरी चीज, एक नर युग्मक यहाँ बचा हुआ है। और तीसरी चीज, जो एक नर युग्मक था यहाँ पे, वो दूसरे अंड कोशिका के साथ जुड़कर क्या बना लिया, युग्मनज बना लिया, युग्मनज। और युग्मनज के बनने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, उभय मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, उभय मिश्रण कहते हैं। उभय मिश्रण कहते हैं। और उभय मिश्रण की क्रिया में क्या हुआ, उभय मिश्रण की क्रिया में एक नर युग्मक और दूसरा क्या, अंड कोशिका। अंड कोशिका, ये दोनों आपस में जुड़ गई। ये दोनों क्या हुई, आपस में जुड़ गई। और दोनों आपस में जुड़ने के पश्चात किसका निर्माण की, युग्मनज का। और उसी के बनने की क्रिया को क्या कहोगे, ठीक है ना, क्या कहोगे, उभय मिश्रण कहोगे। चलो बात समझ में आ गया। एम्फीमिक्सिस अलग चीज है बच्चा, वो अलग चीज है। बात समझ में आ गई, बताओ। अगर कहेगा उभय मिश्रण किसे कहते हैं, तो लिखोगे उभय मिश्रण की क्रिया में एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ जुड़कर युग्मनज का निर्माण करता है, यह क्रिया उभय मिश्रण कहलाती है। और जिस क्रिया में उभय मिश्रण का निर्माण होता है, इसे हम लोग कहते हैं निषेचन। निषेचन कहते हो, या सिनगैमी भी कहते हो, या सिनगैमी या संयुग्मन उसको हिंदी में कहते हो। क्या कहते हो, संयुग्मन। क्या कहते हैं बच्चा, संयुग्मन कहते हैं। दोनों बात एक ही है। ठीक। साउंड सर, साउंड में क्या दिक्कत हुई, साउंड तो चल रहा है बच्चा। हाँ हाँ जाधव जी, जाटो जाटो, सॉरी जाटो, कमेंट बहुत तेजी चल रहा था। बात समझ में आ गई, ये बात अगर समझ में आ गई तो बताओ यस सर लिखो। साउंड प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए सर, वीडियो फंस रहा है। चलो हाँ, कमेंट पहुंच रहा है, सिंह साहब, सत्य गुरु जी, सर मेरा भी नाम ले लीजिए, नो प्रॉब्लम सर, सब ठीक है। चलो साउंड ठीक है सर जी, चलिए बात में समझ में आ गया ना। चलो अगले टॉपिक पे आते हैं। असंग जनन किसे कहते हो, लिखा कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में सिनगैमी, जिसको निषेचन कहते हैं, के समय अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है। कहने का मतलब इसका, चलो इसको समझो, कहने का मतलब इसका क्या है। कहने का मतलब ये है कि ये है पुष्प का नर जननांग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग। क्या कहते हैं बच्चा, पुमंग। एकदम आराम से समझो, पुमंग। और ये हिस्सा है पराग, पराग कोश का। और इसकी आंतरिक संरचना में पाई जाती हैं 4 परागधानी। क्या पाई जाती है, 4 परागधानी। ठीक, 4 परागधानी। अगर उसमें से किसी एक परागधानी को बाहर निकाल ले, तो उसके बाहरी आवरण को हम लोग कहते हैं क्या, उसके बाहरी आवरण को हम लोग कहते हैं टेपिटम। क्या कहते हैं बच्चा, टेपिटम। और इस परागधान के अंदर जो कोशिकाएं हैं, उनके अंदर होता है क्या, सूक्ष्म बीजाणु जनन। क्या होता है, सूक्ष्म बीजाणु जनन। सूक्ष्म बीजाणु जनन। और सूक्ष्म बीजाणु जनन की बीजाणु जनन, हाँ ठीक, सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया में क्या होता है, पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कणों का निर्माण होता है। और जब भी परागकण बनते हैं बच्चा, यहाँ पर एक विभाजन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन।
तो कह रहा है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के स्थान पर, जहां पर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो रहा था, तो परागकण कैसे बनते? अगुणित बनते। वैसे ही मादा जनन अंग में जब लिखोगे तो ये था मादा जनन अंग, ठीक, ये क्या था? मादा जनन अंग। इसके अंदर क्या था? बीजांड, और बीजांड के अंदर क्या था? भ्रूणकोश, और भ्रूणकोश के अंदर यहां क्या बनता है? अंड कोशिका। क्या बनती है? अंड कोशिका। अंड कोशिका बनती है। किस क्रिया द्वारा बनती है? तो बनता है दीर्घ बीजाणु जनन के द्वारा। दीर्घ बीजाणु जनन के द्वारा। किस क्रिया द्वारा बनती है बच्चा? दीर्घ बीजाणु जनन के द्वारा। और जब भी दीर्घ बीजाणु जनन होता है तो दीर्घ बीजाणु जनन के बनते समय होता क्या है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जिसके कारण जो अंड कोशिका होती है वो कैसी होती है? अगुणित होती है। अब जब दोनों संरचनाएं बच्चा अगुणित होती है तो अगुणित होने के कारण परागकण और अंड कोशिका से जो नर युग्मक इन दोनों में बनते हैं वो दोनों आपस में मिलते हैं, तो निषेचन के पश्चात क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? ये दोनों आपस में निषेचन में मिलते हैं ऐसे, तो ये क्रिया कहलाती है निषेचन, और निषेचन के पश्चात बनते हैं युग्मनज, जो कैसे होते हैं? द्विगुणित हो जाते हैं, युग्मनज। लेकिन कह रहा है फिर से बीज वगैरह का निर्माण हो, लेकिन कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है तथा इनकी अनुपस्थिति से नए पौधे का निर्माण होता है। और नए पौधे का निर्माण कब होगा? सीधे सीधे समझो कि निषेचन की क्रिया भी नहीं हुई और फिर भी फल का निर्माण हो गया। क्यों? क्योंकि जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो रहा था ना बच्चा, इसके स्थान पर कौन सी क्रिया हो गई? इसके स्थान पर हो गई समसूत्री कोशिका विभाजन। क्या हो गया? समसूत्री कोशिका विभाजन। तो जो परागकण बनेंगे बच्चा, ये कैसे बनेंगे? द्विगुणित बनेंगे, क्योंकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो बनता है गुणित, और इस क्रिया में भी यहाँ क्या हो गया? समसूत्री कोशिका विभाजन हुआ। तो समसूत्री कोशिका विभाजन के बनते समय यहाँ पर जो अंड कोशिका बनेगी, ये अंड कोशिका भी कैसी हो जाएगी? द्विगुणित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? द्विगुणित, क्योंकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं हुआ। तो इस क्रिया में निषेचन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही ये दोनों संरचनाएं कैसी हैं? द्विगुणित हैं। बिना निषेचन के, क्या लिखोगे? बिना निषेचन के, बिना निषेचन के जनन, बिना निषेचन के जनन। तो इस बात को समझ लोगे अब। तो कभी कभी क्या होता है कि आवृत बीजी पौधों में नर तथा मादा जनन कोशिकाओं के निर्माण के समय अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के स्थान पर समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया हो जाती है, जिसके कारण इनमें निषेचन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जब इस क्रिया से नए पौधे जन्म लेते हैं या फल जन्म लेता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। और इस क्रिया में जो फल बनते हैं उसे हम फल को क्या कहते हैं? असंग जनित कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी विंकलर नामक पौधे ने, वैज्ञानिक ने। कब? 1908 में। बात समझ में आ गई? चल बताओ, बताओ बच्चा। ठीक है, विकास यादव जी, नाम लेने की बात हो रही है, बताइए। हाँ, फल जब बनेगा तो अनिषेक फलन, ठीक, और उसके बनने की क्रिया को अनिषेक जनन। फल के लिए जो शब्द यूज करेंगे उसे अनिषेक फलन यूज करोगे, लेकिन उस जिस क्रिया द्वारा बनेगा बच्चा उसके लिए जो शब्द यूज करना होगा उसे हम लोग कहेंगे अनिषेक जनन। ठीक, गुड्डू राज जी बताइए। पौधे नहीं, विंकलर नामक साइंटिस्ट है, वो गलती से निकल गया मुंह से, ठीक है ना। चलिए बताइए। ठीक है, चलो चलो, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं, आराम से पढ़ो। ठीक, चलो चलिए अगला देखते हैं टॉपिक क्या है, छोटा सा, अपयुग्मन किसे कहते हैं। अब सुनो, अपयुग्मन किसे कहते हैं। अभी इसको पढ़ना बंद करो थोड़ी देर, ठीक, अभी इसको समझना शुरू करो। ये वाला हिस्सा क्या है टोटल? ये वाला हिस्सा क्या है? चलो थोड़ा सा जब मौका है तो इसको यूज ही किया जाए, इससे बना लिया जाए। ये वाला हिस्सा क्या है टोटल? ये टोटल हिस्सा है भ्रूण, भ्रूण कोश का। क्या है? भ्रूण कोश का। एकदम आराम से समझो, देखो कितना, एकदम आराम से समझने की कोशिश करो, गलत नहीं होगा। ये टोटल हिस्सा क्या है? भ्रूण कोश का। इसके अंदर बच्चा यहां पर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे कहा जाता है प्रतिमुख कोशिका। यहां पाई जाती हैं बच्चा 2 कोशिकाएं, जिसे कहा जाता है केंद्रक, जिसे कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। यहां पाया जाता है 1 अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका क्या नामकरण। ये तीनों क्या है? प्रतिमुख कोशिका। क्या है? प्रतिमुख कोशिका। आराम से सुनो। और ये कैसी होती हैं? सब अगुणित होती हैं। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक। क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ध्रुवीय
केंद्रक कहते हैं। और ये भी कैसा होगा, अगुणित। ठीक, समसूत्री विभाजन होने के कारण ऐसा क्यों होता है सर? चलो रिसर्च करने की बारी गई बच्चा, बाद में डिटेल में पढ़ लीजिएगा उसको। इसको कहते हैं अंड कोशिका। क्या कहते हैं, अंड कोशिका। अभी सिलेबस पे आपके एग्जाम पे फोकस करिए बच्चा, अभी आपके जीवन में बहुत समय आएगा जब उसको सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। अंड कोशिका भी कैसी होती है, अगुणित होती है। और इन दोनों को हम लोग कहते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। और ये भी कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। और कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि अंड समुच्चय किसे कहते हैं, तो इन दोनों को मिला के ही क्या कहते हो, अंड समुच्चय। इसी को क्या कहते हैं, अंड समुच्चय। किसको किसको मिला के, अंड कोशिका और सहायक कोशिका। अब यहां समझना क्या है, ठीक है ना। हाँ पूरी तरीके से सही है। हाँ सूचना मिल गई रजनीश जी कि पेपर कैंसिल हुआ है, कुछ बच्चों को मिल गई सूचना। चलो अब यहाँ समझो कि अपयुग्मन या एपोगैमी किसे कहते हो। तो जब भी परागण की क्रिया होती थी तो यहाँ दोनों में क्या पहुंचते थे, यहाँ पहुंचते थे दो नर युग्मक। ये क्या होते थे, ये दोनों दो नर युग्मक होते थे, युग्मक। और नर युग्मक भी कैसा होता है, अगुणित होता है। होता क्या है, निषेचन की क्रिया जब भी होनी होती है बच्चा, आपने देखा था कि एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिलकर क्या बनाता था, युग्मनज बनाता था। और जो दूसरा नर युग्मक था, इन दोनों ध्रुवीय केंद्रक के मिलने से द्वितीयक केंद्रक बनता था। जैसे कि यहाँ आप लोगों ने देखा ही, अभी एक मिनट रुक जाइए, दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या बनता था, कहाँ गया भैया, अभी कहाँ गया, आजा भैया जल्दी से मिल जा। ये रहा, क्या हुआ था, दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिलकर क्या बने, द्वितीयक केंद्रक। और एक मिला इस द्वितीयक केंद्रक से तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में बना, और दूसरा नर युग्मक मिला अंड कोशिका से तो बना युग्मनज। तो ये तथा इसको कहोगे तो निषेचन कहने लगोगे। लेकिन अगर बात की जाए इसकी, तो कह रहा है कि अपयुग्मन की क्रिया में क्रिया उल्टी हो जाती है। उल्टी जाने का मतलब एक नर युग्मक जाके जुड़ जाता है किससे, प्रतिमुख कोशिका से, और जो दूसरा नर युग्मक हो वो जाके जुड़ता है किससे, सहायक कोशिका से। मतलब ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक से न मिलकर किससे मिल जाते हैं, किससे मिल जाते हैं, अंड सहायक कोशिका से और प्रतिमुख कोशिका से। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपयुग्मन कहते हैं। मतलब इस क्रिया में क्या होगा, इस क्रिया में यहां नोट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट, कि प्रथम नर युग्मक, प्रथम नर युग्मक ये जाके जुड़ जाता है किससे, प्रतिमुख कोशिका से, प्रतिमुख कोशिका से। जबकि जुड़ना था इसको किससे, द्वितीयक केंद्रक से। और दूसरी चीज, ये पहला पॉइंट था। दूसरी चीज, द्वितीय नर युग्मक, द्वितीय नर युग्मक इसको जुड़ना था अंड कोशिका से, तो ये जाके जुड़ जाता है किससे, सहायक कोशिका से, सहायक कोशिका से। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपयुग्मक कहते हैं, अपयुग्मक, अपयुग्मन। हाँ ठीक, चलो बात समझ में आ गया। हमेशा दो नर युग्मक ही पहुंचता है, हाँ, क्योंकि जनन कोशिका से, जो परागकण में दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका, तो एक बार में एक जनन कोशिका से दो नर युग्मक ही बनते हैं। द्वितीय नर युग्मक जुड़ता है सहायक कोशिका से ना, हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, द्वितीयक नर युग्मक, हाँ हम द्वितीयक केंद्रक समझ लिए, ठीक है ना। चलो बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर कह रहा है अपयुग्मन की क्रिया में दोनों नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक और अंड कोशिका के अलावा प्रतिमुख कोशिका तथा सहायक कोशिका से जुड़ने की क्रिया करते हैं। तो अगुणित भ्रूणपोष के अंड के अलावा किसी दूसरी कोशिका जैसे सहायक कोशिका अथवा प्रतिमुख कोशिका से भ्रूण का विकास हो तो इस क्रिया को अपयुग्मन कहते हैं, जैसे लिलियम तथा एरिथ्रिया नामक पौधे में। ये टॉपिक समझ में आया अच्छे से। अगर पूछेगा अपयुग्मन किसे कहते हैं तो ऐसे लिख लोगे। चलो बात समझ में आ गई, अपयुग्मन समझ में आ गया। अब आते हैं बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। चलो बताओ, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। चलो भ्रूण बनेगा और क्या बनेगा। चलिए तिवारी जी, आप 2 साल से टारगेट बोर्ड से जुड़े हैं, उसके लिए कृतज्ञ हैं हम लोग, आभारी हैं। लेकिन आप पढ़िए पहले, आप जो लिख रहे हैं सर हम रिवीजन नहीं किए हैं, डर लग रहा है, तो भाई उसको तो आप ही को पढ़ना पड़ेगा ना। बताओ, हम लोग तो यहाँ से घर घर जाके कह नहीं सकते क्योंकि बच्चे ज्यादा होते हैं, तो हम लोग बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग पढ़िए अच्छे से, ठीक। चलिए, आप कह रहे हैं बहुभ्रूणता किसे कहते हो, इसको समझने की कोशिश करो। होता क्या है कि मान लो पुष्प का नर जनन अंग है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, पुमंग। क्या कहते हैं, पुमंग। क्या कहते हैं, पुमंग बच्चा। और मादा जनन अंग है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, स्त्री केशर कहते हैं, स्त्री केशर कहते हैं। पुमंग के अंदर वही पराग कोश है, क्या है, पराग कोश है, ठीक। जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान में मत दो, अभी बहुभ्रूणता किसे कहते हैं इसको समझो। और स्त्री केसर के अंदर कौन सा बच्चा हिस्सा है, बीजांड है। क्या है, बीजांड।
और बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है? भ्रूण कोश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भ्रूण कोश। ये बात आप लोगों को पहले से पता है। होता क्या है कि परागकोश में सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा? सूक्ष्म बीजाणु जनन, सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया द्वारा क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं, परागकण बनते हैं। ठीक। और भ्रूणकोश में दीर्घ बीजाणु जनन की क्रिया द्वारा, दीर्घ बीजाणु जनन की क्रिया द्वारा, दीर्घ बीजाणु जनन की क्रिया द्वारा क्या बनता है? अंड कोशिका बनती है। और वो द्वितीय केंद्रक, द्वितीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक, ये सारी चीजें बनती हैं। ठीक है ना? गुरुजी क्रैश कोर्स से पढ़ के 80% आ जाएगा, बिल्कुल, इससे ज्यादा आ जाएगा, बशर्ते आप पूरी तरीके से सभी लोगों के जो भी पीडीएफ आपके पास पहुंच रहे हैं, क्वेश्चन आंसर टाइप जैसे भी पहुंच रहे हैं, प्रैक्टिस टाइप मैथ के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो भी बच्चे जैसे रिलेटेड होंगे वो सब पढ़िएगा तब। ठीक है ना? नहीं, पेंसिल से फिगर बनाइएगा। ठीक। नोटिफिकेशन आप जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ बिहार बोर्ड में कि उसमें आपने फिगर पेंसिल से बनानी है, और डार्क पेंसिल भी आता है 2BHB करके, उससे। अब क्या होगा? अंड कोशिका और परागकण से बनते हैं क्या? दो नर युग्मक, नर युग्मक बनते हैं, जिसमें से एक नर युग्मक और अंड कोशिका, एक नर युग्मक और अंड कोशिका दोनों आपस में मिलेंगे तो उसको कहते हो निषेचन। क्या कहते हो? निषेचन। और निषेचन से जो पहली कोशिका बनती है उसे कहते हो युग्मनज। निषेचन से जो पहली कोशिका बनती है उसे कहते हो युग्मनज। और युग्मनज से ही क्या बनता है? थोड़ा सा छोटा हो जाओ बच्चा, छोटा नहीं होने की जरूरत है, थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए। ठीक। ओहो, खाली यही खिसकेगा क्या? चलो, इसको पहले ऊपर करना चाहिए था। चलो, हो जाएगा। चलो, युग्मनज बना। और युग्मनज से क्या बनता है बच्चा? भ्रूण बनता है। युग्मनज से भ्रूण बनता है। ठीक। और भ्रूण ही बाद में बदल जाता है किसमें? बीज में। तो कितने बीज बने? एक बीज बना। लेकिन हेडिंग का नाम क्या है? पे क्या है? बहुभ्रूणता है। बहु का मतलब अधिक, भ्रूणता मतलब भ्रूण। तो कब बहुभ्रूणता होगी? जब युग्मनज बनता है तो युग्मनज से जो भ्रूण बनता है, और भ्रूण से क्या बनता है? बीज। तो भ्रूण के बनते समय युग्मनज में यहाँ पर एक क्रिया हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी। तो डायरेक्ट भ्रूण नहीं बना, युग्मनज के बाद क्या बन गया? यहाँ पे हम अगले पेज पे ले रहे हैं। जो युग्मनज बना था, युग्मनज, इस युग्मनज में एक क्रिया हो गई जिसको हम लोग कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहु भ्रूणता कहते हैं। बहु भ्रूणता कहते हैं। जिसके कारण क्या होगा? ये युग्मनज ही कई पार्ट में टूट जाएगा। ठीक है ना? जितने भी भ्रूण बने होंगे वो भ्रूण ही कई पार्ट में टूट जाएंगे युग्मनज से। ठीक है ना? कई पार्ट में टूट जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा? अनेक भ्रूण का निर्माण होगा। अनेक भ्रूण का निर्माण होगा। अनेक भ्रूण का निर्माण होगा। जैसे अब अनेक भ्रूण बने हैं तो अनेक क्या बनेंगे? बीज भी बनेंगे। अनेक बीज बनेंगे। ठीक। तो कभी कभी कह रहा है अनेक बीज बनेंगे, कभी कभी कह रहा है, जैसे आप लोग देखे होंगे नींबू या संतरा देखे होंगे। ठीक है ना? नींबू या संतरे की बात की जाए तो उसमें अंदर की तरफ आप देखेंगे कि क्या ऐसे ऐसे छोटे छोटे चेम्बर होंगे। ऐसे क्या होंगे? छोटे छोटे चेम्बर होंगे, और सब में अलग अलग क्या होंगे? बीजों की संख्या होगी। तो जितनी बार विभाजन हुआ होगा उतने अधिक बार क्या हुआ होगा? भ्रूण का निर्माण हुआ होगा। क्या हुआ होगा? भ्रूण का निर्माण हुआ होगा। और इसी क्रिया को क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं, जिसमें भ्रूण से सीधे विभाजन के कारण अनेक भ्रूण बन जाए। सर, मनुष्यों में सर युग्मक की संख्या कितनी होती है? 23। सही है? सही तो लिखा बता। चलो बता। जब एक ही बीज में, एक ही बीज में नहीं, एक ही फल में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक है ना? चलो बच्चा बता। बिल्कुल नहीं बच्चा, अनिल कुमार जी एकदम पूरी तरीके से आप मान लीजिए, जितना है उतने पे भरोसा करिएगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक। चलो, तो बहुभ्रूणता मतलब वही लिखा हुआ है, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। आवृत बीजी पौधों में यह एक सामान्य घटना है, परंतु आवृत बीजी पौधों में काफी कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1971 में संतरे के पौधे में की थी। कहीं कहीं नींबू लिखा है, तो नींबू और संतरे दोनों में प्रयोग हुआ था इसका। ठीक है ना? तो जिसमें क्या होता है? बहुभ्रूणता के कारण एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक। चलिए, ठीक है।
कोई बात नहीं बच्चा, टीजे अभिषेक जी आइएंगे अगर हम लोग तो मिलेंगे आप लोगों से उस जिले में अगर आए तो, ठीक है ना बच्चा। चलिए सर हमसे डायग्राम नहीं बनता है, भैया प्रैक्टिस करो डायग्राम का। तो इस चैप्टर में ये लास्ट हेडिंग था बच्चा, जिसमें हम लोगों ने लगभग मान के चलिए 15 से 16 हेडिंग पढ़े, ठीक है ना। और ये जो बच्चा आता है ये तीन चारों हेडिंग, इन चारों हेडिंग में हम लोगों को टिप्पणी लिखने के लिए आता है। क्या लिखने आता है? ये सब टिप्पणी लिखने के लिए आता है, ठीक है ना। ये अगर पूछा जाए तो किससे रिलेटेड है, तो ये सब टिप्पणी लिखने के लिए आता है आपके एग्जाम में, कि इस पर उभय मिश्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 2 नंबर में, या असंग जनन पर, या एपोमिक्सिस पर, जो भी कह लो, ठीक है ना। चलो अभी से ही पौधा होगा, लिखना भी है सर, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, फिगर के साथ बना के लिखना भी पड़ेगा। अगर पूछेगा उभय मिश्रण किसे कहते हैं तो ये बना के फिर लिखोगे। अगर पूछेगा असंग जनन किसे कहते हैं तो ये बना के ये लिखोगे। अगर पूछेगा कि अपयुग्मन किसे कहते हैं तो ये बना के ये लिखोगे। अगर पूछेगा बहुभ्रूणता किसे कहते हैं तो ये जो बना हो तो इसको भी लिखोगे। वैसे ही अगर पूछेगा, कहाँ गया, अच्छा उभय मिश्रण हम लोग डिस्कस कर लिए। अगर पूछेगा आवृत बीजी पौधों के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए तो ये बनाओगे और फिर इतना लिखोगे। बगैर फिगर के साथ आप अपना नुकसान मत कीजिएगा। जैसे मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप देखेंगे आपके पेपर में वो ऐसे लिखा होगा 3 + 2, तब जाके वो दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर का हुआ, या 2 + 3 लिखा हो सकता है। तो पहले वाला मान लो 3 नंबर का चित्र है और 2 नंबर का सब्जेक्टिव आंसर जो लिखना है, तो अगर खाली लिख के चले आए और कह रहे हैं कि नहीं हम सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो वो आपका नुकसान है, केवल 2 नंबर मिलेगा। अगर आपने ये कहा कि हम खाली फिगर बना के आएंगे तब भी आपका नुकसान है, तब 2 नंबर वो नहीं मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। इसीलिए आप फिगर के साथ आंसर देने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए बच्चा, ठीक है ना। हाँ सभी जगह मिल जाएगा आराम से। अब आते हैं हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जो इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक। और जरूरी नहीं है कि केवल प्रैक्टिस में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे, हम लोग हर चैप्टर पे कम से कम करेंगे प्रैक्टिस के तौर पर, तो कम से कम 120 क्वेश्चन करेंगे हर चैप्टर से। तो पहला बच्चा, चलिए बच्चा सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। कह रहा है कि एनाट्रोपस बीजांड होता है, जल्दी से 15-16 क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। बताओ चैप्टर 2 एनाट्रोपस बीजांड होता है। चलो एनाट्रोपस बीजांड होता है सीधा, उल्टा, गोल और वक्र। पहले का बी पूरी तरीके से सही है, उल्टा होता है। एनाट्रोपस बीजांड हमेशा उल्टा होता है। और आप लोगों ने बीजांड की संरचना को बना के अच्छे से पढ़ा भी है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिसके कारण परागण मुश्किल से होता है या होता ही नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वबंधिता कहते हैं, हेट्रोस्टाइली कहते हैं, हेरकोगैमी कहते हैं, गेनिकोगैमी कहते हैं। बताओ दूसरे क्वेश्चन का आंसर। देखो ऑब्जेक्टिव तो आपको सारे टॉपिक से करने हैं, सब्जेक्टिव भले आप चुन चुनकर अच्छे से इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपके लिए सारे टॉपिक टच करने पड़ेंगे, तो उसको उसी डिटेल में पढ़ा जाएगा जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अभी आप लोग फोकस कीजिए सब्जेक्टिव पे, ठीक है ना। सर पहले चित्र की परिभाषा, पहले चित्र उसके बाद परिभाषा, ठीक है ना। दूसरे का क्या होगा? दूसरे का होगा सी, हेरकोगैमी होगा, ठीक है ना। क्या है? हेरकोगैमी, ठीक। दूसरे का सी, हेरकोगैमी, सुजीत कुमार जी। चलिए अगला, भ्रूणकोश की उत्पत्ति किससे होती है? परागनली से, लघु बीजाणु से, लघु बीजाणु धानी से, गुरूड़ बीजाणु से। चलो बताओ, भ्रूणकोश है, इस चीज का ध्यान रखना। तीसरे का आंसर, भ्रूणकोश किस क्रियाविधि द्वारा बनते हैं? बायो हार्ड है सर, कोई चीज हार्ड नहीं है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक वो कठिन है, जिस दिन आप पढ़ना चालू करेंगे वो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तीसरे क्वेश्चन का आंसर, चलिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर मनीषा जी ने सी दिया और अंजुम करके कोई बच्चा है जिन्होंने सबसे पहले डी दिया, जो कि सही है। गुरु बीजाणु से, दीर्घ बीजाणु जनन इसी को कहते हैं, और उसी में क्या बनता है? भ्रूणकोश, क्योंकि दीर्घ बीजाणु जनन की क्रिया किसमें होती है? भ्रूणकोश में होती है। अभी थोड़ी देर पहले तो आप लोग पढ़े हैं, ठीक। अगला, माइक्रोस्पोरेंजियम के आंतरिक भित्ति जो पोषण होती है उसे क्या कहते हैं? परागकोश के चौथे आवरण को क्या कहते हो? बताओ। उसी का इंग्लिश में नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम या सूक्ष्म बीजाणु धानी, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हो? माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हो। बताओ चौथे क्वेश्चन, परागकोश के अंतिम आवरण को क्या कहते हैं? उसमें 4 आवरण पाए जाते हैं, इतना मुझे पता है। चौथे का सी आंसर किया है किस बच्चे ने? एमडी सलमान जी ने सबसे पहले किया है। उसके चौथे आवरण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? टैपिटम कहते हैं। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा, और यही पोषण देता है, ठीक है ना। किसको? गुरु बीजा सूक्ष्म बीजाणु को, किस क्रिया में? सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखा है, सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? चमगादड़ द्वारा, पक्षी द्वारा, जल द्वारा कि वायु द्वारा? बताओ। पांचवें क्वेश्चन का आंसर करो। पांचवें क्वेश्चन का आंसर, सेमल में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? सेमल में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? पांचवें का ए भर दिया है गौरव कुमार। चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को कीरोप्टेरिफिली कहते हैं, और इसके द्वारा परागण होती है किसमें? सेमल नामक पौधे में, ठीक है ना। चलो छठवें क्वेश्चन पे आओ। इनमें कौन द्विगुणित है? अंड कोशिका, सहायक कोशिका, द्वितीयक केंद्रक, टैपिटल कोशिकाएं।
एंटीपोडल कोशिकाएं, बताओ इनमें से कौन द्विगुणित है, बताओ। ये तो आसान है, भ्रूण कोश के अंदर जो भी नाम लिखे थे वो सभी संरचनाओं के बारे में ही पूछा है। चलिए छठवें क्वेश्चन का आंसर कीजिए, छठवें क्वेश्चन का आंसर, इनमें से कौन द्विगुणित है। मनीषा जी डी और सी में अटक गए, सी। चलो चंदन जी बताइए, इसका सही आंसर क्या है, द्वितीयक केंद्रक। नाम से ही द्वितीयक है तो द्वितीय बनेगा किससे, दो ध्रुवीय केंद्रक के मिलने से, जिसके कारण क्या होता है, द्वितीय केंद्रक का निर्माण होता है। अगला, बीजांड के बीजांडकाय में पाई जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं। चलो, एक बीजाणुद्भिद अवस्था थी, बीजाणुद्भिद अवस्था को ही इंग्लिश में स्पोरोफाइट कहते हैं, ठीक है ना। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हो, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हो, सहायक कोशिका कहते हो, इनमें से कोई नहीं। सातवें क्वेश्चन का आंसर बी कर रहे हैं बच्चे, बताइए। और ए में भी अटके हुए हैं, चंदन कुमार जी ने ए किया है, विनीत ने भी ए किया है। सातवें क्वेश्चन का नाम आंसर यही होगा, गुर बीजाणु मात्र कोशिका दीर्घ बीजाणु जनन की कोशिका में बनता है ये, ठीक है ना, न्यूसिलस से। चलो अगला क्वेश्चन, पोरोगैमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। ये तो एकदम आसान था, 3 विधियों द्वारा प्रवेश करती है, आराम से पढ़े थे, पोरोगैमी, मीजोगैमी, चलाजोगैमी, ऐसे करके, ठीक है ना। चलो बच्चा, 8वां क्वेश्चन, पोरोगैमी में पराग नली किस विधि द्वारा या कहां से प्रवेश करती है भ्रूणकोश में। चलो बताओ। 8वें क्वेश्चन का सी, बी से नाम तो कोई बच्चा जिसने कहा माइक्रोपाइल से, जी बीजांड द्वार प्रवेशी इसी को कहते हो जब माइक्रोपाइल से प्रवेश करता है, ठीक है ना, या तो उसे पोरोगैमी इंग्लिश में कह लो या बीजांड द्वार प्रवेशी कह लो, ठीक। चलो 9वां क्वेश्चन, आवृत बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है किसमें, भ्रूण में, दो ध्रुवीय केंद्रक में, बीज पत्र में, बीज चोल में। 9वें क्वेश्चन का आंसर कीजिए, चलिए 9वें क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आवृत बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित होता है। ये क्वेश्चन उल्टा हो गया बच्चा, ये क्वेश्चन उल्टा हो गया है, 1 मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया है, क्योंकि ध्रुवीय केंद्रक, दो ध्रुवीय केंद्रक जो होते हैं, 1 मिनट रुक जा बच्चा, ये थोड़ा सा ऑप्शन में से, दो ध्रुवीय केंद्रक बदलते हैं किसमें, द्वितीयक केंद्रक में, ठीक है ना, द्वितीयक केंद्रक में, ये इसमें बदलता है, दो ध्रुवीय केंद्रक बदलते हैं किसमें, द्वितीयक केंद्रक में, ठीक है ना, परिवर्तित, परिवर्तित, ठीक है ना, ये परिवर्तित होता है, चेंज होता है, न कि ये चेंज होता है इसमें, ठीक है ना बच्चा। चलो हाँ ठीक है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है ना, इस बात को इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो, आवृत बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित होता है द्वितीय, दो ध्रुवीय केंद्रक में नहीं, दो ध्रुवीय केंद्रक बदलते हैं द्वितीय केंद्रक में, हाँ ठीक। चलो हाँ उल्टा हो गया है, चलो चलो सॉरी सॉरी, उसके लिए माफी, कृतज्ञ, ठीक है ना। चलिए अगला लिखा, परागकोश भित्ति में इनमें कौन सा नहीं होता है, एंडोथीसियम, मध्य परतें, टैपिटम, इंटीगमेंट। परागकोश की भित्ति की बात कर रहा है, इस बात के ध्यान रखना, इंटीगमेंट है कि टैपिटम है कि मध्य परत है कि एंडोथीसियम है। चलो 10वें क्वेश्चन का आंसर करो, 10वें क्वेश्चन का आंसर, 10वें का डी, 10वें का डी जी है। एंडोथीसियम जो है वो परागकोश का भाग है, दूसरा आवरण है, मध्य परत तीसरा आवरण है, और टैपिटम चौथा आवरण है। और ये जो हिस्सा है इंटीगमेंट, ये मादा जननांग या ओव्यूल या बीजांड का भाग है, न कि परागकोश या नर जननांग का भाग है। 11वां क्वेश्चन, भ्रूणकोश में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, अंड समुच्चय, दो ध्रुवीय केंद्रक, गुरु बीजाणु कोशिका, एंटीपोडल सेल। बताओ भ्रूणकोश में इसमें क्या नहीं पाया जाता। 11वां क्वेश्चन, भ्रूणकोश में क्या नहीं पाया जाता। अंड समुच्चय कहते थे किसको, अंड कोशिका को, और किसको, सहायक कोशिका को मिला के। दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं और 3 एंटीपोडल सेल भी होते हैं, बस क्या नहीं होता, गुर बीजाणु कोशिका नहीं होती है, ठीक है ना बच्चा। चलो अगला, केंद्रकीय भ्रूणपोष या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में विभाजन के बाद क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, एक बड़ी तथा एक छोटी कोशिका बनती है, इनमें से कोई नहीं। 12वें क्वेश्चन का आंसर करिए, 12वें क्वेश्चन का आंसर, चलिए 12वें क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ठीक है अक्षय कुमार जी, आपका नाम ले लिए। 12वें क्वेश्चन का बी और सी में अटके हुए हैं बच्चे सभी, ठीक है बच्चा, आप क्लास में अंतिम तक बने रहते हैं, अच्छी बात है, आपका मेहनत आपके काम आएगा। 12वें का बी होगा, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, ठीक है ना। चलो, केंद्रकीय भ्रूणकोश में कोशिका भित्ति नहीं बनती है, जबकि सेलुलर वाले या कोशिकीय में कोशिका भित्ति बनती है, ठीक है ना। हाँ, निर्माण नहीं होता है इस चीज का, यहाँ नहीं पूछा था, यहाँ लिखा है क्या, बाद बनता है, ठीक है ना। चलो, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, पॉलीएम्ब्रियोनिक, एपोकार्पिक।
सीधे सीधे पूछ रहा है नारियल पानी उदाहरण किसका, भ्रूणपोष का। पूछ रहा है कि उसको हम क्या कहेंगे, नारियल पानी को या नारियल को, एंडोस्पर्मिक कहोगे, नॉन एंडोस्पर्मिक कहोगे, पॉलीम्ब्रियोनिक कहोगे, एपोकार्शिक, कार्पिक है ये, श नहीं है प, एनो एपोकार्पिक, कार्पी है पी, एपोकार्पिक, ठीक है ना। चलो बता 13वें क्वेश्चन का आंसर करो। 13वें का क या ए, एंडोस्पर्मिक कहते हैं, सही है। क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक। अगला, जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनी कहते हैं, भ्रूणकोश विकास कहते हैं, भ्रूणपोष विकास कहते हैं, पार्थिनोकार्पी कहते हैं, एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। क्या बताओ 14वें क्वेश्चन का आंसर। अभी तो लास्ट यही हम लोग टॉपिक पढ़े हैं, बहुभ्रूणता ही उससे ही संबंधित है। 14वां क्वेश्चन, चलो ठीक है। सिंह साहब आपका नाम इतना लंबा है कि पढ़ नहीं पा रहा है, यस करके कुछ है, ठीक है ना, बताइए 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन का ए, एम्ब्रियोजेनी, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हो, एम्ब्रियोजेनी, EMBRYOGENY। एम्ब्रियो का मतलब भ्रूण, जेनी का मतलब जेनेसिस या निर्माण होना, तो भ्रूण के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, जाइगोट से, ठीक। अगला, परिभ्रूण या पेरीस्पर्म में किसका बचा हुआ भाग है, न्यूसिलस का, एम्ब्रियो का, भ्रूणपोष का, या एंडोस्पर्म का, या इंटीग्मेंट का, अध्यावरण का, भ्रूणपोष का, भ्रूण का, बीजांड काय का। 15वें क्वेश्चन का आंसर करो। हाँ 15वें क्वेश्चन का आंसर कीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। हाँ ठीक है गोस्वामी जी, आपने सबसे पहले आंसर किया है 15 का 15 का ए, अच्छा 15 का ए, न्यूसिलस का बचा हुआ हिस्सा होता है ये, ठीक है ना, यह भ्रूण बीजांड काय का, बीजांड में पाया जाता है, चलाजा वाले भाग में, ठीक है ना बच्चा, या निभागा वाले भाग में। और लास्ट क्वेश्चन है, इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है, इसमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है, इसमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है। सब क्लासेस चलेंगी आज क्रैश कोर्स की आपकी, आप लोगों को सूचना मिल गई होगी, एग्जाम कैंसिल हो गया तो सब जाहिर सी बात है सारे बच्चे अब खाली रहेंगे, दिन में पढ़े उससे अच्छा, ठीक है ना। चलो हाँ, आम में बच्चे ने सीधे आम ही लिख दिया। चलो तो जितने भी टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़े, रिवीजन किए 12th के, और ये चैप्टर जो था पुष्पी पौधों में जन्म, जितने भी टॉपिक आप लोगों ने पढ़ रखे हैं अभी क्लास में पिछले 3 लेक्चर में, उसको पूरी तरीके से पीडीएफ से अच्छे से बैठकर पढ़ लीजिए, वीडियो लेक्चर देखिए चाहे जैसे देखिए, पर उसको तैयार कीजिए। और जितने बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें फिगर बनाने नहीं आता है, सर हमारा समय नहीं बच रहा है, सर बहुत काम है, ये है वो है, भैया 24 घंटा आपके लिए भी है और 24 घंटा हमारे लिए भी है, ठीक। तो सबके लिए समय जो है वो सीमित है, तो आप भी उसी को करिएगा, ठीक है ना, समय को गवाइए नहीं, पढ़िए। सर हमारे स्कूल में परीक्षा होगा, जब कैंसिल हो गया तो परीक्षा क्यों हो रहा है बच्चा, हाँ इसका ऑब्जेक्टिव आएगा, अभी इतने ही ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चलने वाला, बस अर्थ ही जितने भी टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, जितने टॉपिक आप लोगों ने पढ़ रखे हैं उतने ऑब्जेक्टिव हुए हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव सीरीज आप लोगों की अलग से एक चलाई जाएगी, उसमें आप लोगों के सारे टॉपिक से 5-5, 6-6 क्वेश्चन आराम से उठा के जितना भी हो सकेगा आराम से पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। ऐसा मत सोचिए कि इतना ही ऑब्जेक्टिव करा के आपको छोड़ दिया जाएगा। चलो बच्चा ठीक, चलो कल मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक दिन भर अपना क्लास कीजिए, बाकी जय हिंद, बाय, जय श्री कृष्णा, मुस्कुराते रहिए और आराम से पढ़ते रहिए, ठीक। चलो बच्चा। हेलो प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे प्लेटफॉर्म में टारगेट बोर्ड। जल्दी से लाइव आ जाइए और फिर क्लास को करते हैं शुरू, ठीक है ना बच्चा। चलिए गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से सभी को, जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि क्लास को बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाया जा सके और जो क्रैश कोर्स को हम लोग पढ़ रहे हैं उसको आराम से पूरी तरीके से डिटेल में खत्म किया जा सके, ठीक है ना। तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जिसका जो नाम सबका स्वागत। जल्दी से आ जाइए बच्चा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मेरा हेलो सर जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू पंटू जी। चलो नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी का स्वीकार प्रणाम। आई एम न्यू सर, कोई बच्चा था नाम निकल गया बच्चा, ठीक है ना। चलो तो कल आप लोगों के सेटा के एग्जाम थे, रात में बैठ के मैंने पेपर को देखा। आप लोगों से एक बात कहें तो आप लोग एक मान लीजिए कि पिछले साल के पेपर को अगर इस साल के पेपर से कंपेयर किया जाए तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। जमीन आसमान का फर्क कहने का मतलब पूरी तरीके से पेपर को